हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था प्राणी जगत एनिमल किंगडम को हम पढ़ रहे थे, जो आपके 4th नंबर चैप्टर था। और इसके अंदर जो जो फाइलम थे उनका हमने वर्गीकरण स्टार्ट किया था, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जो हमने सबसे पहले हम वर्गीकरण देखे थे कि किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, और उसके बाद हमने फाइलम को एक एक पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा। और आज जो हम फाइलम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा। देखिए, जो टीनोफोरा फाइलम के जंतु हैं उनको समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। और जो टीनोफोरा फाइलम के प्लांट है वो जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा लैंगिक अंग है वो एक ही जंतु के अंदर उपस्थित रहते हैं। और उनके अलावा इनके अंदर केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। पिछला जो हमने सिलेंट्रेटा देखा था उसके अंदर क्या था, अलैंगिक जनन भी था और लैंगिक जनन भी था। हमने देखा था सिलेंट्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था थी, लेकिन जो टीनोफोरा है इसके अंदर सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाएगा और उभयलिंगी प्राणी होते हैं, यानी नर और मादा जनन अंग है वो एक ही जंतु में उपस्थित रहते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इन्हें समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इनमें केवल लैंगिक जनन होता है। इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। उभयलिंगी प्राणी होते हैं। और जो टीनोफोरा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। और किसी जीव द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन जैव संदीप्ति कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैव संदीप्तता का गुण है वो किस फाइलम के अंदर पाया जाता है, टीनोफोरा के अंदर। यानी टीनोफोरा में टीनोफोरा के जंतु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और किसी जीव द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, जैव संदीप्ति गुण। जैव संदीप्ति गुण। ठीक है, तो ये कुछ टीनोफोरा के एग्जाम्पल है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, समुद्री अखरोट किसे बोला जाता है, टीनोफोरा फाइलम को बोला जाता है। और इनके अंदर केवल कौन सा जनन पाया जाता है, इनमें सिर्फ अलैंगिक, जो लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये उभयलिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर और मादा जब एक ही जंतु के अंदर उपस्थित हो, नर जनन अंग और मादा जनन अंग जब एक ही एनिमल्स के अंदर हो तो उसे क्या बोला जाता है, उभयलिंगी। और जब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीवों में हो तो उसे एक लिंगी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा प्रकाश उत्सर्जन किया जाता है, जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। तो नोट कर लीजिए टीनोफोरा के ये जो पॉइंट्स है कुछ। बस तो ये टीनोफोरा के, इसके साथ ही आप इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना। दो उदाहरण है इसके, एक तो है प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया, और एक है टीनोप्लाना।
ये जो दोनों एनिमल्स है वो किस फाइलम के अंदर आते हैं, टीनोफोरा के अंदर आते हैं। और अगर आपको पूछा जाए टीनोफोरा का अद्वितीय लक्षण क्या है, यानी वो लक्षण जो दूसरे किसी फाइलम में नहीं पाया जाता है, केवल टीनोफोरा में पाया जाता है, वो उससे वो क्या है, जैव संदीप्तता का गुण। आपको पूछा जा सकता है कि किस फाइलम के प्राणी है वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, या वो परिभाषा ना दे के आपको सिर्फ जैव संदीप्ति नाम दिया जाए कि किस फाइलम के प्राणियों का गुण है वो जैव संदीप्ति वाला है, तो आपको ध्यान रखना है टीनोफोरा, जिसे समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए टीनोफोरा को। तो नेक्स्ट टीनोफोरा के बाद हम फाइलम पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इनके जो प्राणी होते हैं उनका शरीर है वो अधः स्तर से चपटा होता है, यानी नीचे से जो अधः स्तर है वहां से इनका शरीर है वो बिल्कुल चपटा होगा, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी बोला जाता है। इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनका शरीर है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा इनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, यानी ये असिलोमिक प्राणी है, अगुहीय प्राणी है। और इनके अंदर सममिति कैसी पाई जाती है, इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति होती है। और उसके अलावा जो हमने इसमें पॉइंट देखा था कि इनके द्विपार्श्व मतलब एक भाग से ही काटने पर 2 बराबर पार्ट्स है वो प्राप्त होंगे। तो वो सब हमने वर्गीकरण में जो पॉइंट लिखे थे, वो अगर आप एग्जाम में इसका वर्णन लिखते हो तो वो पॉइंट भी आपको साथ में ऐड करने हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इनके जीवों का क्या लक्षण होता है कि ये मनुष्य के अंदर और अन्य जीव जंतुओं के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देखिए ये वर्ड है आपके सामने, अंतः परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि वो जीव जो दूसरे से पोषण प्राप्त करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, जिसमें उस जो भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को तो फायदा होता है, लेकिन जिससे ये भोजन प्राप्त करता है उसको नुकसान होता है। तो इस प्रकार का संबंध जीवों का क्या कहलाता है, परजीवी। जैसे देखिए कोई बैक्टीरिया वायरस ने अपने शरीर में अटैक कर लिया, तो उस बैक्टीरिया या वायरस को तो जो क्या होगा, फायदा होगा, लेकिन हमारे शरीर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो बैक्टीरिया और हमारे शरीर का जो रिलेशन है वो संबंध क्या कहलाएगा, परजीवी संबंध कहलाएगा। उसी प्रकार वह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, तो जो निर्भर रहता है उसको तो फायदा होता है, जिस पर निर्भर रहता है उसको नुकसान होता है, तो यह गुण कहलाता है परजीवी। ठीक है, अब एक होता है अंत परजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। इन दोनों में क्या अंतर है कि जो शरीर के ऊपरी सतह पर ही रहेंगे और पोषण प्राप्त करेंगे उनको बोला जाएगा बाह्य परजीवी। जैसे हमारी स्किन पर जूं पाई जाती है, और या जो जानवर हैं उनके शरीर पर जो चिंचड़ी इस प्रकार के जो छोटे जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वे शरीर की सतह के ऊपर रहते हैं। हाँ, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है हमें और उनको फायदा हो रहा है, लेकिन वो हमारी स्किन के अंदर नहीं घुसे, त्वचा के ऊपर ही सतह पर रहते हैं, तो उनको बोला जाता है बाह्य परजीवी। लेकिन जब कोई जीव भोजन करने के लिए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अंत परजीवी। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो भी जीव है वो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्यों दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिसके कारण मनुष्यों में कई बीमारियां भी हो जाती है। तो ध्यान रखना प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य है वो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं पर अंत परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके सदस्य
मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अंतः परजीवी के रूप में ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट, इन्हें क्या बोला जाता है? चपटे क्रमी बोला जाता है। ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं, यानी नर और मादा होते हैं, वो एक ही जंतु के अंदर उपस्थित रहते हैं। तथा इनमें निषेचन कैसा होता है? इनमें निषेचन है वो आंतरिक प्रकार का पाया जाता है। अब देखिए, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है दूसरे जीवों पर अंतः परजीवी के रूप में रहेंगे, यानी ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करना चाहते हैं। तो पोषण प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बोला जाता है चूसक। और चूसक के द्वारा ये दूसरे परजीवी जो जीव है जिससे ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसे अपना पोषण चूसते रहते हैं। तो ध्यान रखना, इनके अंदर भोजन प्राप्त करने के लिए चूसक पाए जाते हैं। इनमें चूसक पाए जाते हैं जो भोजन प्राप्त करने में या चूसने में सहायक होते हैं। ठीक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनमें एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक उदाहरण है प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया नाम का प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है, उसके अंदर पुनरुद्भवन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, रीजनरेशन पावर। देखिए, पुनरुद्भवन क्षमता क्या होती है कि शरीर का कोई अंग विलुप्त हो जाए तो वो वापस अपना नया निर्माण कर लेता है, और इसी क्षमता को क्या बोला जाता है? पुनरुद्भवन क्षमता या रीजनरेशन पावर। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है किस प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का गुण और देखते हैं कि इनके अंदर उत्सर्जन करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं बोला जाता है, फ्लेम सेल्स बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो प्लेनेरिया है उनके अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, इनमें ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा या इनमें ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती है। इनमें ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, और स्टूडेंट्स ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन है वो किस फाइलम के अंदर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। इन्हें चपटे क्रमी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अधे स्तर से क्या होता है, इनके शरीर है वो चपटी होती है, और इनके सदस्य मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और प्लेनेरिया वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसके अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन पावर। और जब ये दूसरे जीव पर से पोषण प्राप्त करना चाहते हैं तो पोषण प्राप्त करने के लिए, भोजन को चूसने के लिए इनके अंदर जो विशेष संरचनाएं पाई जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? चूसक बोला जाता है।
तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ पॉइंट्स थे, नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं एस्केल्मिन्थीज। तो स्टूडेंट्स एस्केल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद डिस्कस करते हैं हम एस्केल्मिन्थीज। तो देखिए एस्केल्मिन्थीज जिस प्रकार जो प्लेटीहेल्मिन्थीज थे वो चपटे थे, तो एस्केल्मिन्थीज है वो गोल होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, गोलक्रमी भी बोला जाता है। इनका शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलक्रमी भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है चपटे क्रमी किसे कहते हैं, चपटे क्रमी कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज को, और गोल क्रमी कहा जाता है एस्केल्मिन्थीज को। दूसरा इनका पॉइंट है कि जिस प्रकार प्लेटीहेल्मिन्थीज परजीवी के रूप में पाए जाते थे, उसी प्रकार एस्केल्मिन्थीज भी है वो जंतुओं और पौधों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जंतुओं तथा पौधों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एस्केल्मिन्थीज है, मैंने आपको वर्गीकरण जब पढ़ाया था हमने देखा था कि इनके अंदर वास्तविक जो गुहा है सिलों में नहीं पाई जाती, इसलिए हम इन्हें कूटगुहिक प्राणी या सुडोसिलोमिक एनिमल्स बोलते हैं। यानी इनके अंदर जो सिलोम है वो कुछ पाई तो जाती है, लेकिन वो मध्य स्तर से आस्तरित नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कूटगुहीय प्राणी बोला जाता है। शरीर 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोर की प्राणी भी बोलते हैं। इनका शरीर होता है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो वो पॉइंट भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। इन्हें कूटगुहीय प्राणी भी कहते हैं, क्योंकि
आभासी सिलोम या गुहा पाई जाती है? कूटगुह्य प्राणी या इन्हें बोला जाता है सुडोसिलोमिक। ठीक है, क्यों पाई जाएगी? क्योंकि आभासी सिलोम होती है, वास्तविक सिलोम नहीं होती है। इसका एक उदाहरण है एस्केरिस, जिसे गोलकृमि भी बोला जाता है। और ये हमारे अंदर जो रिंगवर्म जैसी रोग उत्पन्न कर देता है, गोलकृमि, या इसे राउंड वर्म भी बोला जाता है। किसको? एस्केलमिनथीज के प्राणी को। नोट कर लीजिए एस्केलमिनथीज के पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, एस्केलमिनथीज के बाद अगला जो फाइलम हम पढ़ते हैं वो है एनेलिडा। एनेलिडा, देखिए सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में जानते हैं कि इनको एनेलिडा क्यों बोला जाता है। जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो एक वर्गीकरण का आधार आया था हमारे सेगमेंटेशन या खंडी भवन, और उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ एनेलिडा फाइलम ही ऐसा है जिसके जंतुओं का शरीर है वो खंडों में विभक्त रहता है, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एनेलिडा बोला जाता है। इनको एनेलिडा बोलने का कारण क्या है कि जो खंड होते हैं उनको लेटिन भाषा में क्या बोला जाता है? एनुलस बोला जाता है, और उस एनुलस नाम के आधार पर इस फाइलम को क्या नाम दे दिया? एनेलिडा। तो देखिए इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है, जिसे क्या बोलेंगे? खंडी भवन। इसलिए इन्हें एनेलिडा कहा जाता है।
यानी खंडों को लैटिन भाषा में एनुलस कहा जाता है। और एनुलस नाम के आधार पर इस फाइलम का नाम क्या पड़ गया, एनेलिडा। तो एनेलिडा का शरीर है वो खंडों में विभक्त रहता है और इसलिए जो खंडों में विभक्त रहने का गुण है वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन या खंडी भवन। और इन खंडों के कारण इस फाइलम का नाम क्या पड़ गया, एनेलिडा। देखिए जो एनेलिडा है वो मुख्यतया किस प्रकार के प्राणी है, वो जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। और जो जलीय एनेलिडा का उदाहरण है वो एक जंतु है जिसका नाम है नेरिस, जलीय एनेलिडा। आपको पूछा जा सकता है निम्न में से बताइए जलीय एनेलिडा का उदाहरण कौन सा है। तो नेरिस नाम का एक प्राणी होता है जो जलीय एनेलिडा है। उसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि साइड के अंदर इस प्रकार के संरचना होती है जिन्हें पेरापोडिया कहा जाता है, पेरापोडिया। ये जो पेरापोडिया होते हैं ये इस नेरिस के तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, तैरने में सहायक, क्योंकि ये क्या है, जलीय प्राणी है। और जो जलीय प्राणी है उनको डूबने से बचने के लिए तैरना पड़ता है। तो नेरिस के अंदर जो तैरने के लिए उपांग पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पेरापोडिया। आपको पूछा जा सकता है कि पेरापोडिया क्या होते हैं या किस में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरापोडिया है वो एनेलिडा फाइलम के नेरिस प्राणी के अंदर पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पेरापोडिया वाली ये स्ट्रक्चर है इस प्रकार की। उसके अलावा एक और इसका उदाहरण है जो आपने जोंक नाम सुना होगा, हिरुडिनेरिया, वो भी एनेलिडा का उदाहरण होता है। अब देखिए इसके अलावा जो एनेलिडा है वो मुख्यतः इनके जीव है वो एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा लैंगिक अंग है वो अलग अलग प्राणियों के अंदर होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है, एक तो जो केंचुआ होता है, किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुआ और जोंक है वो कैसे प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनेलिडा एक लिंगी प्राणी है, एनेलिडा एक लिंगी होते हैं, परंतु केंचुआ जिसे अर्थवर्म भी बोलते हैं, परंतु केंचुआ तथा जोंक, हिरुडिनेरिया बोलते हैं जिसे, परंतु केंचुआ तथा जोंक उभयलिंगी प्राणी है। यानी केंचुआ और जोंक के अंदर नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग है वो एक ही प्राणी के अंदर उपस्थित रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके। देखिए एनेलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्हें खंड युक्त शरीर होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एनेलिडा। यानी इनके अंदर खंडी भवन, सेगमेंटेशन पाया जाता है। और खंडों का लैटिन भाषा में एनुलस बोलते हैं। एनुलस के नाम के आधार पर इन जंतुओं को किस में रख दिया, एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा मुख्यतः जलीय भी होते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं, दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन जलीय एनेलिडा का सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है नेरिस। और नेरिस जल में रहती है तो इसको तैरने के लिए इनमें जो उपांग पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पेरापोडिया, जो इनके तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि इनमें उत्सर्जन एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिन्हें नेफ्रीडिया बोला जाता है, वृक्कक बोला जाता है। तो इनमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। तो ये एनेलिडा के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना एनेलिडा के उदाहरण कौन कौन से हैं, केंचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब किसके उदाहरण है, एनेलिडा के। नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एनेलिडा के पॉइंट देखे। आज हमने क्लास में अंदर हमने कौन कौन से फाइलम पढ़े, टीनोफोरा के बारे में पढ़ा जिन्हें समुद्री अखरोट बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़े प्लेटीहेल्मिन्थीज जिन्हें चपटे कृमि कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर है वो चपटा होता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर हमने पढ़े एस्केल्मिन्थीज जिनका शरीर गोल होता है इसलिए उनको गोल कर्मी राउंड वर्म भी बोला जाता है। और एस्केल्मिन्थीज के जो अपन ने फाइलम डिस्कस किया वो फाइलम है एनेलिडा जिनका शरीर है वो खंडों से बना होता है। और इनके उदाहरण है नेरिस जो समुद्री एनेलिडा है, केंचुआ जोंक, जोंक होती है दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये सब हमने आज डिस्कस किया। बाकी जो हमने फाइलम बचते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।